नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के 35 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। और ये जो वीडियो है वो आपके लिए उपयोगी रहेगा सेकंड ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा दोनों में ही जो है काम आएगा। और ये यस गुरु ऐप पर जो अमृत टेस्ट सीरीज़ है उसका 75वां टेस्ट है और इसको तैयार किया गया है कक्षा 10 की इस पुस्तक से, जो कि राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की है। इसमें जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें 3 टॉपिक इसमें लिए गए हैं, सिरोही, टोंक और उदयपुर। उनकी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सरल प्रश्न है एकदम, आप जानते अच्छे से। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक भी वैसे बना रखी थी कि गुरु ने शेर को जगाया। तो ये 3 चोटियाँ थी। अब बीच में दिलवाड़ा और आ गई है, तो शेर को देर से जगाया। ऐसे देखो, शेर को थोड़ा सा देर से जगाना चाहिए, जल्दी जग जाएगा तो शिकार कर लेगा वो। तो गुरु शिखर 1 नंबर चोटी हो गई, शेर 2 नंबर चोटी हो गई, दे से मतलब दिलवाड़ा है 3 नंबर चोटी हो गई, दिलवाड़ा या देलवाड़ा। ठीक है, और 4 नंबर जो है वो जगाया, ये चौथी ऊंची चोटी हो गई। अब इसकी 1722 जो है वो मीटर ऊंचाई है इसकी। और इसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है, आपको याद है, अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में जो जरगा है, जरगा की ऊंचाई है, जैसे देखो सुबह 4 बजे या 3 बजे जगते हैं ना साधु सन्यासी, तो 1431। शेर जो है, महाराणा प्रताप देखो शेर थे, शेर दिल थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में, 57 वर्ष की उम्र में, 40 में जन्म हुआ, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय। तो 2 चीज़ें याद हो गई आपको। एक तो महाराणा प्रताप का जन्म भी, महाराणा प्रताप शेर थे राजस्थान के। 1597 में क्या हुआ, जो उनकी मृत्यु हुई, 1597 में शेर की मीटर ऊंचाई है। 1722, 1597। अचलगढ़ जो है देश को, इसमें है ना, तो इसका 3, ये 1300 है, 1380। अब रही बात देलवाड़ा की, तो देलवाड़ा जो है, देलवाड़ा की ऊंचाई की हम बात करें अगर, तो 1442 है देलवाड़ा की, 1442। ठीक है। अब जरगा जो है वो उदयपुर में है और ये बाकी दोनों सिरोही में है। ठीक है, ये सिरोही में हो गया, ये सिरोही में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप दोनों 2-3 चीज़ें याद रख सकते हैं। पहली चोटी, दूसरी, तीसरी, गुरु ने शेर को देर से जगाया। अगला प्रश्न देखिए, तो ये सिंपल है क्वेश्चन। आगे हम बात करें इसमें, तो देखो 1722 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। और गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले किसका मंदिर दिखाई देता है? ये हो सकता है आपके ध्यान में नहीं हो, ये इस पुस्तक में दे रखा है। तो किसका मंदिर दिखाई देगा? तो उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय, ऋषि अत्रेय और जो महिला संत थी अनुसुईया, उनके संतान मानी जाती है। भगवान विष्णु का ही ये, भगवान विष्णु के ही अवतार के रूप में, आराधना के रूप में। पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है? तो माउंट आबू में जो जैन मंदिर है वो आप जानते हो अगर, तो ये हो जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो तो पाली में है, जिसमें 1444 खंभे हैं। नाकोड़ा का जो जैन मंदिर है, नाकोड़ा, ये है बाड़मेर में है। और महावीर जी का जो जैन मंदिर है ये है करौली में। ठीक है, इसमें कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं सवाई माधोपुर और करौली में। तो इसकी एक ट्रिक याद रख लेना, MK। देखो मेरा नाम भी है मुकेश कुमार, जैसे आप याद रख सकते हैं कि उन्होंने बताया था। MK से ये महावीर मंदिर करौली। एक और है इसमें याद रखने लायक, महावीर स्वामी जगह हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। तो महात्मा बुद्ध जो थे, अब मेरे एक दोस्त है बनवारी लाल, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलवन में। ठीक है, कुंडग्राम, कुंडलवन, तो कुंडग्राम। ठीक है, तो अब इसमें जो है नाकोड़ा का जैन मंदिर और ये महावीर जी का आपको याद हो गया होगा।
आगे, माउंट आबू के मध्य में स्थित कौन सी झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है? तो माउंट आबू के में स्थित है, पर्यटन की दृष्टि से शानदार है, तो ये है नक्की झील, नक्की झील। ठीक है, नक्की झील के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इस झील को देवताओं ने अपने नाखून से खोदकर बनाया, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा, ऐसी मान्यता है। नख होता ना, नख, नख से पड़ा नक्खी और नक्खी से हो गया नक्की। ठीक है, इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा अधूरी पूरी नहीं मानी जाती, तो दोनों ही कथन जो है वो सत्य है। नक्की झील में किस महान व्यक्ति की अस्थियों का कुछ अंश प्रवाहित किया गया है, बताइए। और पुष्कर के बारे में भी ऐसी मान्यता है कि पुष्कर में भी जो है वहाँ प्रवाहित किया गया, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश जो है वहाँ प्रवाहित किया गया है, इसलिए वहाँ पर एक गांधी घाट भी है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला बांध कौन सा है? तो जयपुर के लिए जो पानी पहुंचाता है तो वो है बिसलपुर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? कौन सी नदी है? बहुत सरल क्वेश्चन है वैसे, बनास नदी के ऊपर जो है वो किया गया है। बिसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले के किस कस्बे के पास स्थित है? तो याद रखना, बिसलपुर टोंक में है और किस कस्बे के पास स्थित है? तो कस्बा हो जाएगा इसमें देवली। देवली छावनी भी था, 6 जो छावनियाँ थी ना, जब हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, तो उसमें भी ये है। 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंसन किस जिले में है? तो 19वीं सदी की जो सुनहरी कोठी है वो है टोंक जिले में। देखो, टोंक वैसे मारवाड़ी भाषा में टोक किसे कहते हैं? नज़र लगती है ना, कि नज़र लगा दी, टोक लगा दी। हालांकि ऐसी कोई चीज़ वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं होती, मगर याद रखने के लिए तो सुनहरी कोठी है, बहुत सुंदर है, सोने की तरह गोल्डन, तो उसके कहीं टोक नहीं लग जाए। ठीक है, इसे याद रख लेना आप, तो टोंक जिले में है। राजस्थान सरकार ने सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया? तो बताइए इसमें। इसका जो है उत्तर 1996 है, 96 मार्च 1996 में इसको घोषित किया था। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? डिग्गी पुरी का राजा, वो एक गाना भी चलता था, बाजे से नौबत बाजा, तो ये टोंक में ही है, ध्यान रखना। देखो, टोंक कह है ना, तो कैसे कल्याण जी याद रख लेना। डिग्गी कल्याण जी को कौन से भगवान का अवतार माना जाता है? तो इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कितने स्तंभों पर आधारित है? ये थोड़ा सा आपको गौर करने वाला प्रश्न है, तो इसमें 16 स्तंभ जो है वो होगा इसका उत्तर। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उदयपुर को कहते हैं। जग निवास और जग मंदिर द्वीप किस झील में है? थोड़ा सा गौर कीजिए, जग निवास और जग मंदिर जो है कौन सी झील पर स्थित है? तो ये पिछोला झील में है दोस्तों, ध्यान रखना, पिछोला झील, जिसे वो कहते हैं ना बंजारे ने बनाया था। सिटी पैलेस किस झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है? तो सिटी पैलेस जो है वो भी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी पिछोला झील में स्थित है। पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील जो पिछोला के उत्तर दिशा में स्थित है, तो कृत्रिम झील है ये, महाराणा फतेह सिंह ने बनाई थी, तो फतेह है सागर। किस झील को पहले कनाट बांध कहा जाता था और उसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनाट जो है उसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फतेह सागर। किस झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन जो है वो बना हुआ है? और उदयपुर की सौर वेधशाला जोधपुर में भी है और उदयपुर में भी है, तो उदयपुर की सौर वेधशाला भी बनी हुई है, तो ये किस झील में है? तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा फतेह सागर। अगली बात करें हम, सहेलियों की बाड़ी लोकप्रिय पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो सहेलियों की बाड़ी जो पर्यटन स्थल है दोस्तों, ये है उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर के किस महाराणा ने करवाया था महिलाओं के लिए बगीचे के रूप में? यानी क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से बनाए गए हैं
कि आप अगर मोबाइल में मॉक के रूप में भी दो तो याद हो जाए। बड़े भारी भरकम प्रश्न क्या है, थोड़े से पढ़ने में कठिनाई आती है, तो सीधे फैक्चुअल प्रश्न जो है वो है। तो ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय जो है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। भारतीय लोक कला मंडल, देखो नाम है भारतीय लोक कला मंडल, कहाँ पर है, उदयपुर में। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ। एक सांस्कृतिक संस्थान है जो किन राज्यों की संस्कृति, त्योहारों और लोक कला और लोकगीतों के लिए समर्पित है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो याद रखना दोस्तों, इसमें आप केवल राजस्थान मत करना, उपयुक्त सभी करना। राजस्थान, उसके अलावा अपने पास में गुजरात, तो पास में है मध्य प्रदेश, तीनों की ही जो लोक कला है उसका। नागदा कहाँ पर है, उदयपुर में। क्या खास बात है, नागदा में एक जटिल नक्काशीदार मंदिर जो है वो कौन सा है, तो सास बहू या सहस्र बाहू का जो मंदिर है जिसके लिए कि ये जाना जाता है नागदा। नवल संप्रदाय की बात करें, नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो अपने नाम से ही नवल राम। उनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी, उसका अगला दिन गोगा नवमी और अगले जो दशमी है वो तेजा दशमी। तो इनका जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हर्षोलाव में। तो हर्षोलाव में कहाँ है ये, फिर ये जो हर्षोलाव है वो बताइए। तो हर्षोलाव जो है वो है नागौर में। नागौर में इनका जन्म हुआ था। महर्षि नवल राम जो अभी नवल संप्रदाय वाले, उनका जन्म किस परिवार में हुआ, तो इनका जो जन्म है वो मेहतर जाति जो है उसमें हुआ। महर्षि नवल राम को इनके पिता खुशाल राम ने रामानंद संप्रदाय के किस संत के पास भेज दिया, यानी इनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो इनके जो गुरु थे वो थे कर्ताराम। कर्ताराम जो इनके गुरु थे। नवल संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे फैक्ट इस किताब में बहुत सारे जो है वो मिलते हैं। तो पीठ जो है जोधपुर, ध्यान रखना, जन्म नागौर में हुआ, पीठ जोधपुर में है, गुरु कर्ताराम। नवल राम का नाम नवल राम किसने रखा, और निर्गुण निराकार, ध्यान रखना ये निर्गुण और निराकार उपदेशक थे। तो इनके जो गुरु है कर्ताराम, उन्होंने ही जो है इनका नाम नवल राम रखा। सीकर जिले में धोद तहसील में सांगलिया जो इनकी धुनी नाम भी सुना होगा आपने, वहाँ पर इनका आश्रम है। तो किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है ये, तो ये संप्रदाय जो वो है सर्वंगी संप्रदाय, इसको जो है सर्वांगी संप्रदाय। सांगलिया धुनी सीकर में स्थापना 1649 में किसने की थी, तो सांगलिया जो धुनी है उसकी स्थापना की थी लक्कड़दास जी महाराज ने। सर्वंगी संप्रदाय जो सांगलिया वाला है उसके अनुयायियों का प्रमुख अभिवादन क्या है, तो प्रमुख अभिवादन है जय साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगलिया धुनी आश्रम में प्रत्येक महीने की किस तिथि को सत्संग का आयोजन किया जाता है, तो सांगलिया में प्रत्येक महीने में अमावस और पूर्णिमा और अमावस दोनों को ही जो है उत्तर हो जाएगा सी किया जाता है। ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीवदास जी महाराज, इन्होंने महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए आश्रम के पीठाधीश्वर खीवदास जी महाराज को राष्ट्रपति, किस राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था, तो 4 राष्ट्रपतियों के नाम है, तो किस राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था, तो KR नारायणन। तो दोस्तों ये थे 35 क्वेश्चन। कैसे लगे, क्या इस श्रृंखला को YouTube पे जारी रखा जाए, जो 75 टेस्ट है तो सभी आपको करवाए जाएं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ये जो कंप्लीट PDF है 75 टेस्ट की, जिसको कि 15 भागों में बांटा गया है, कक्षा 6 की एक PDF, 7 की एक, 8 की एक PDF, 9 की एक PDF, और कक्षा 10 जो है उसके जो बाकी PDF है 11, जिसमें कि कक्षा 10 के करीब 1500 क्या 1600 क्वेश्चन है, और टेस्ट भी इसमें काफ़ी है 30-35। तो ये कंप्लीट जो 75 टेस्ट है वो यस गुरु एप्लीकेशन पर मॉक के रूप में अवेलेबल है और PDF डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, जो कि आप प्रिंट आउट भी उसका आप ले सकते हैं इस प्रकार से, ताकि आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और फिर अपना कुछ एक्स्ट्रा नोट वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं रिवीजन के लिए। धन्यवाद।